नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जीनियस ऑनलाइन क्लासेज। टुडे आवर टॉपिक इज एटम। आज हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो एटम है, एटम सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। इन्होंने थ्योरी दी थी 1808 में, स्टडी ऑफ मैटर। एटम शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्टडी ऑफ मैटर थ्योरी में किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 में। इसमें क्या बोला गया था कि एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट, है ना। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की, जो ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो हमारा एटम हो गया, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल indivisible unit of any element। तो ये किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई होती है जो इंडिविजुअल है, अकेली है और जो आगे टूट नहीं सकती। अब इसको हम समझते हैं। एटम जो है, एटम के अंदर कुछ एटॉमिक सब पार्टिकल भी होते हैं। तो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। उनको देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर। एटम का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये कोई भी एटम है और ये एटम का, इसको हम बोलते हैं एटम का न्यूक्लियस। और इसके अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है। ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस का बारे में सबसे पहले बताया था, इसलिए रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं हम। अब हम एक बार इनके चार्जेस और इनके मास देख लेते हैं। तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कोलम। बट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। और कोलम है, कोलम में चार्ज की ऐसा यूनिट होती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में कि चार्ज क्या होता है, कैसे ये फंक्शनिंग करता है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के, बट ये पॉजिटिव होता है। तो इसका चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम, पॉजिटिव में है ये। ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, अब मास के बारे में हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.11 × 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है। तो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास भी होगा 1.67 × 10⁻27 kg। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? यहाँ से निकल के आता है कि जो हमारा एटम होता है ना, एटम वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कैसे हो गया? क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है और इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, भी आपस में कैंसिल होगा। तो इसलिए एटम जो हमारा है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब बात करते हैं मास के बारे में। तो यहाँ से देखेंगे जो मास है एटम का, तो इलेक्ट्रॉन का मास है हमारा 9.11 × 10⁻31। ये है ना, इनके कंपैरिजन में काफी कम होता है। ठीक है। ये आप मान के चलो कि ये जो मास है, इससे भी अगर इसको हमें ना 10,000 से डिवाइड करेंगे तब इसके इक्विवेलेंट मास आता है। तो किसी भी एटम का जो मास है ना, वो हम एज्यूम करके चलते हैं कि उसके न्यूक्लियस में ही होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास वैसे ही कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, वो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इन दोनों का मास ऐड होकर मिलता है। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि कोई भी एटम है ना, उसका जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसलिए एक बार हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी देख लेते हैं। पहले हम एटॉमिक मास देखते हैं। तो जो एटॉमिक मास निकालते हैं ना किसी भी एटम का, उसको हम डिनोट करते हैं ए से।
और जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जो कोई भी एटम है उसका मास हम लेके चलते हैं न्यूक्लियस में लेके चलते हैं, तो मास एंड किसका होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा होता है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन present in any element। किसी भी एलिमेंट के एटम का जो एटॉमिक मास है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स के इक्वल होता है। अगर उनको जब ऐड करते हैं ना तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो उसका एटॉमिक मास होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो जैसे हमने सोडियम ले लिया है ना, सोडियम, जैसे हम सोडियम ले लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर जो होता है सोडियम का वो होता है 11। एक बार एटॉमिक नंबर भी देख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। और एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी भी एटम का, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑफ एनी एलिमेंट, एनी एटम। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, उस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उनके इक्वल एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि कोई भी एटम है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो अब सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब क्या होगा कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं और सोडियम में प्रोटॉन भी 11 हैं, बट जो इसका एटॉमिक मास है वो 23 है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमारे पास हो गए 11, है ना, और एटॉमिक मास हो गया हमारा 23। तो यहां से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे हमारे 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। तो यहां से हमें मिलता है कि ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इक्वल होंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो इनके भी इक्वल हो, बट कुछ केसेज में इक्वल भी होते हैं। जैसे हम कार्बन का केस लेते हैं, कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो भी 6 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी 6 है और जो एटॉमिक मास है वो 12 है। तो यानी कि ये सब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो 6 + 6 यहाँ से क्या हो गया कि जो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी 6 है, बट ये जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब केसेस में सेम हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हर केस में सेम मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनकी खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, और कैसे कैसे इसकी रिसर्च आगे चलती गई, है ना। क्योंकि जब जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम का खोज किया था ना, तो उस टाइम पे उनको सिर्फ इतना पता था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कोई भी मैटर की वो एटम है, बट एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो उनको नहीं पता था। वो उसके बाद जैसे जैसे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उन्होंने उसके बारे में पता किया। तो हम एक बार देख लेते हैं। पहले हमने लेते इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने। इसको डिस्कस हम आगे करेंगे कि कैसे खोज की थी इसके बारे में। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। बट प्रोटॉन के केस में क्या है, इसकी खोज तो की थी गोल्डस्टीन ने, बट इसका जो नाम है ना प्रोटॉन, ये रखा था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोटॉन की वो भी रदरफोर्ड ने ही बताई थी, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी एक साइंटिस्ट थे जे चैडविक, इन्होंने की थी 1932 में। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 और 98 में, ठीक है बच्चों।
तो अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैसे की थी। तो जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना कि कोई भी एटम है ना, वो उन्होंने एक वाटरमेलन के इक्विवेलेंट माना था, तरबूज। उन्होंने माना था कि कोई भी एटम है वो एक प्रकार से तरबूज है, और जैसे तरबूज के अंदर जो रेडिश पार्ट होता है हमारा, जो ईटेबल पार्ट होता है, ये मान लिया था उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और इसमें जहां जहां सीड होते हैं, ये जो सीड, इनको माना था इन्होंने नेगेटिव पार्टिकल। तो थॉमसन ने बताया था कि जो एटम है, एटम पॉजिटिवली चार्ज एक पार्टिकल है जिसके अंदर कुछ एक जगह पे आउटर साइड में इलेक्ट्रिकल नेगेटिव पार्टिकल पाए जाते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और बताई थी इन्होंने बताया था कि किसी भी एटम के अंदर है ना, जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से बताया कि कोई भी एटम, उसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होगा ना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। बट जो जे थॉमसन थे उन्होंने डिटेल में नहीं बताया कि न्यूक्लियस कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, प्रोटॉन कहाँ होंगे, है ना, न्यूट्रॉन कहाँ होंगे, किस पे कितना चार्जेस होगा। इन्होंने ये तो बता दिया कि आउटर साइड में कोई नेगेटिव पार्टिकल है जिनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल है, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो इसके जो ड्रॉबैक रह गए थे वो उसके बाद एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल ऑफ एटम। ये एटम, तो इसमें रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने जिंक सल्फेट की स्क्रीन ले ली, ये जैसे कोई जिंक सल्फेट की स्क्रीन ले ली, ZnS, ये इसका केमिकल नेम होगा, है ना। और इसमें इन्होंने एक बिल्कुल थिन गोल्ड फॉइल रखी यहाँ पे, है ना, ये गोल्ड फॉइल रख दी, बहुत थिन थी, इसको आप मान के चलो कि 100 नैनोमीटर, इतनी बिल्कुल पतली। और ये पतली थी शीट इसलिए ली क्योंकि हमें है ना मेटल एटम के बिहेवियर का स्टडी करना था। अगर हम यहाँ से जैसे मोटी शीट ले लेते तो जो पार्टिकल हम यहाँ से इसमें पास करवाएंगे ना, वो इससे पास ही नहीं हो पाते, है ना। और इस गोल्ड थिंग पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करवाए किसी भी मशीन द्वारा, जैसे एक मशीन ले ली, इससे अल्फा पार्टिकल बहुत सारी संख्या में अल्फा पार्टिकल है ना, वो गोल्ड शीट पे बॉम्बार्ड करवाए। अच्छा, ये अल्फा पार्टिकल थे क्या हमारे, ये अल्फा पार्टिकल जो हमारे थे ये पॉजिटिवली चार्ज थे, ठीक है, और ये काफी हैवी थे। हैवी इन द सेंस आप अल्फा पार्टिकल को मान के चलो कि आज के टाइम के जैसे जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, उसके इक्वल वेट था। तो हीलियम के जैसे न्यूक्लियस में, है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसमें 2 तो न्यूक्लियस के अंदर 2 तो न्यूट्रॉन होंगे और 2 ही प्रोटॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो इसका चार्ज कितना हो गया, 2 इंटू प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाए, तो उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन आती है। तो इन जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी उसमें रदरफोर्ड ने पाया कि जो अल्फा पार्टिकल है ना इस पर बम्बार्ड करवाए जा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे पार्टिकल, मैनी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द gold foil without any bending। यहां से जो अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे जैसे बम्बार्ड करवाए गए, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिना किसी डेविएशन के, बेंडिंग के और इसके थ्रू पास हो गए थे। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें देखा कि सम अल्फा पार्टिकल pass through the gold sheet
with small bending or deviation। कुछ एक अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो थोड़े से बेंडिंग से इसके अंदर से पास हुए। अच्छा, और नियरली नेग्लिजिबल अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक आफ्टर स्ट्राइक द गोल्ड शीट। अच्छा बच्चा, इसको जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था ना रदरफोर्ड का, इसमें इन्होंने पाया कि बहुत कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो गोल्ड शीट को स्ट्राइक करने के बाद 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गए और वापस उसी रास्ते से वापस चले गए। और बिल्कुल कम, आप मान के चलो कि 10-12 हजार एटम में से कोई एक अल्फा पार्टिकल वापस चला गया। तो यहाँ से जो 3 ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की, इससे इन्होंने पाया, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने बताया कि एटम जो है ना, एटम उसके अंदर बहुत सारा खाली स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। कोई भी एटम बहुत सारे एम्प्टी स्पेस से मिलकर बना होता है, क्योंकि अगर उसके अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं होता तो जो अल्फा पार्टिकल है वो बिल्कुल स्ट्रेट पास नहीं होते। ठीक है। और जो सेकंड जो हमारा ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो एक स्मॉल एंगल से बेंड हो गए थे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बॉन्ड की जो हमारी शीट थी, जो एटम है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। जो हमारे पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल हैं, इनको रिपेल किया इन्होंने। ठीक है। तो एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी है। और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था, इससे इन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि एटम के अंदर सेंटर में है ना, कोई हाई वेट का और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का कोई पार्टिकल है। क्योंकि जो हमारे अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज है, काफी हैवी है। तो अगर ये रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, मतलब यहाँ से इन्होंने एटम के अंदर से कोई जगह तो ऐसी होगी जिसके अंदर से स्ट्राइक करने के बाद ये वापस से रिपेल हुए है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो मतलब एटम के सेंटर में कहीं पॉजिटिव चार्ज है और ये काफी हैवी है। हैवी इन द सेंस, क्योंकि अगर हमारे अल्फा पार्टिकल हैवी है तो इनको अगर रिफ्लेक्ट किया है तो ये भी हैवी होगा ना। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी कि एटम के अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है वो काफी हैवी वेट का है। और हमने देखा भी है कि जो एटम का वेट है ना, वो मोस्टली हमारे न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। तो ये 3 मेन ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की। अच्छा, एक उन्होंने स्टडी ऑफ नेचर से देखा, जैसे हमारे जो प्लेनेट सिस्टम है ना, उसको देख के इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के सराउंडिंग में घूमते हैं। जैसे हमारे सन के सराउंडिंग में जो बाकी सारे प्लेनेट हैं वो सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, उन्होंने बोला, मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लैंक थ्योरी दी थी। प्लैंक थ्योरी में क्या बोला गया कि अगर इफ एनी चार्ज पार्टिकल है ना रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर पाथ, देन इट एमिट इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन्होंने बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा रेडिएशन के फॉर्म में। और रेडिएशन के फॉर्म में कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी को रिलीज करेगा। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा मतलब वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद जब उसकी एनर्जी को समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा तो होता तो है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी ना है कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो गए और एटम के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बचे, ऐसा नहीं होता। तो ये जो ड्रॉबैक है वो एक साइंटिस्ट थे नील बोर, उन्होंने बताया, इन्होंने बोर मॉडल दिया था, बोर मॉडल ऑफ एटम। इसमें इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी तब तक एमिट नहीं करेंगे जब तक वो अपने एक ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। तो इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं बट वो अपनी एक स्पेशल ऑर्बिट में मूव करते हैं जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं।
और वो जब तक अपनी ऑर्बिट में घूमेंगे ना तब तक वो एनर्जी रिलीज नहीं कर देंगे। वो इन्हें एनर्जी रिलीज कब करेंगे, जब वो एक ऑर्बिट से और दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं उस टाइम वो एनर्जी रिलीज करते हैं। और इन्होंने जो ऑर्बिट है उनका एक फॉर्मूला भी दिया था कि कैसे है ना इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में कैसे प्लेस होंगे। तो उसका जो फॉर्मूला था था 2m²। इसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ये हमारा कोई एटम हो गया, ये एटम का हमने न्यूक्लियस ले लिया और ये इसकी सराउंडिंग में ऑर्बिट है। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इनमें इलेक्ट्रॉन हो गए। इनका जैसे नाम दे दिया हमने के एल एम ऐसे आगे एमओपी करके। तो जो हमारा फॉर्मूला था 2m² वो यहाँ पुट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है के, ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 × 10⁻² = 2। तो हमारी जो फर्स्ट ऑर्बिट होगी के, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तभी एटम स्टेबल रहेगा। अच्छा, जो हमारी सेकंड ऑर्बिट है एल, उसमें ये हमारी सेकंड होगी तो 2 × 2 = 4 और 2 × 8। तो जो हमारी सेकंड ऑर्बिट है एल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी ये एटम है वो स्टेबल होगा। जैसे अब कई केसेज में क्या है, यहाँ पे है ना जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी एटम है उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से ले लेता है। जब रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इसी बेसिस पे होती है। तो जैसे हम जो हमारा हो गया उसमें क्या है, वो इंटू थर्ड ऑर्बिट होगा हमारा 3 × 10⁻²। तो 3 × 9 = 18। जो थर्ड जो हमारा ऑर्बिट होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं तभी वो स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बोर का मॉडल था। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल एक बार सोडियम को ही दे लेते हैं, है ना। तो सोडियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 11 होता है। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब होगा कि सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, हमें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में देखना है। तो 11 जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम कैसे प्लेस करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए। अब बच गए 9। सेकंड ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8। तो सेकंड में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अब सोडियम जो हमारा सोडियम का जो एटम है इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना ये इसको देना पड़ेगा किसी को, जिस भी दूसरे मेटल से इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी उसको ये डोनेट कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा मुश्किल है बजाय कि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो ये यहाँ से अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से गया तो मतलब ये जो सोडियम है ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर करके चलते हैं और इसको हम बोलते हैं कैटाइन। जब हम नेगेटिव चार्ज को रिलीज करते हैं तो उसके बाद जो हमारा एटम जो स्टेबल एटम बनता है उसको हम कैटाइन बोल देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एटम के बारे में था, इसकी डिटेल हम आगे स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में।